हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने जो प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग डिफरेंट कंडीशंस की जो है पर्सन कितनी एयर अंदर ले सकता है फिर बाहर निकाल सकता है जो है अलग अलग कंडीशंस में। हमने सबसे पहले जो हमने फिर उन्हीं को मिला के हम कैपेसिटीज़ कहते हैं। टीवी पढ़ा था कि टीवी पढ़ा था जिसकी जो है 6,000 से 8,000 तक होती है। IRV ERV पढ़ा था हमने। IRV मतलब इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितनी अंदर जो है ले सकते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। एक्सपायरेटरी कितनी हम छोड़ सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद 1000 से 1100 होती है। इनमें नंबरिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQs के थ्रू जो आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो एक काफ़ी बार पूछा होगा इनसे क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी एयर जो बच जाती है लंग में किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी 1100 से 1200 ml होती है। अब इन्हीं को मिला के कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम कैपेसिटीज़ कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम हमने पढ़ी थी, IC और EC पढ़ी थी हमने। इसमें क्या होता है, इनमें कुछ कुछ जो है माइन्यूट जो है डिफरेंस है हर एक में, तो इन माइन्यूट डिफरेंस को हमें याद रखना यहीं पे इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर कितनी अंदर ले सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। और इसमें EC में क्या हो जाएगा, कितनी छोड़ सकता है एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक एक दो दो जो है वर्ड का डिफरेंस। और इन TV IRV में लाएंगे तो हमारे पास IC आएगा। EC कब आएगा, TV और ERV हम जब जोड़ेंगे उसे हम कहेंगे EC कहेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। FRC जिसमें जो है ये सब मतलब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ERV RV को जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको जो सारी चीज़ें याद रखनी है। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में। आई होप आपका समझ आ गई होंगे। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो है एक्सचेंज कैसे होता है, जो कौन कौन सी जो है लेयर्स जो है होती है हमारे पास, कौन सी लेयर्स जो है एक्सचेंज के दौरान जो हमारे पास आती है। एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज होता है टिश्यू की साइड पे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और जो है प्रॉपरली जो ट्रांसपोर्टेशन आगे पढ़ेंगे फिर जो O2 CO2 हुआ। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन होती है प्राइमरी साइट जहाँ पे जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसे हम कहेंगे एल्वियोलाई। तो क्या होते हैं, एल्वियोलाई में होती है। ये हमने पढ़ भी रखा है जब हमने जो है हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो है हमने पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज कब जो किस में भी होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। सबसे पहले एल्वियोलाई में होगा जहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया, फिर उसके बाद वो ब्लड के टिश्यू के बीच में होगा, फिर उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर वो टिश्यू की साइड पर पहुंचेगी, वहाँ पे ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion के थ्रू, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ये मैंने आपको समझा भी रखा है, पहले चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन गैसेज जो आपकी मूव करती है। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर जो है क्रिएट करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ये हमने पढ़ा था, ये हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा था। तो इस आइटम्स हमने जो है पढ़ रखी हैं कि कैसे होता है। हमें यहाँ पे समझना सिर्फ नॉर्मली हम कैसे होता है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कैसे प्रेशर जो है ग्रेडियंट जो है क्रिएट करके जो है ये होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अब किस पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफ्यूजन जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। अगर ये मान लें इनका ज़्यादा या फिर कम होगा ये वाले फैक्टर, तो हमारे पास जो है अफेक्ट होगा, काफ़ी जो है अफेक्ट होगा हमारे पास डिफ्यूजन का रेट, जिसके थ्रू जो है डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस, सबसे पहले क्या है, सोल्यूबल, कितनी सोल्यूबल है गैस हमारी, मतलब सोल्यूबल जो है मान लीजिए अच्छी तरह से घुलेगी नहीं, मान लिया हमारे ब्लड में जो है घुलेगी नहीं, सोल्यूबिलिटी हमारी मान लीजिए कम होगी तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी, घुलेगी नहीं तो हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे O2 CO2 का। तो वो जो है सोल्यूबल है तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी सबसे पहले फैक्टर आ गया, सोल्यूबल होनी चाहिए। एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, जो थिकनेस कितनी होती है इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। अब हम डिफ्यूजर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल माइन्यूट से बिल्कुल इस तरह से पतली हमारे पास जो है मेम्ब्रेन होनी चाहिए, इससे पतली मतलब बिल्कुल पतली होनी चाहिए हमारे पास जो है मेम्ब्रेन। तो हमारे पास जो है ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा मोटी होगी, इतनी ज़्यादा मोटी हमने जो है कर दी बजाय कि इतनी पतली की हमने, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। जिस इसके थ्रू हम जो अच्छी तरह से जो एक्सचेंज कर पाएंगे, इसके थ्रू हमारे पास डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, इसलिए तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फैक्टर भी जो इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इन्वॉल्व डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है वहाँ पे आपकी नहीं पहुँच पाएगी, डिफ्यूजन वहाँ पे नहीं हो पाए, पहुँच जाएगी बट डिफ्यूजन जो है नहीं हो पाएगा वहाँ पे।
pressure contributed by the individual gas in a mixture of gas is called partial pressure and represented at the PO2। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे PO2 और CO2 की बात करेंगे PCO2। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है कि इंडिविजुअल गैस अपना कितना जो है, आपने थोड़ा बहुत ही उसमें पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में केमिस्ट्री में, कि पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, कोई इंडिविजुअल गैस जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज में कितना प्रेशर अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इंडिविजुअल ऑफ गैस में अपना जो है मिक्सचर ऑफ गैस में, इंडिविजुअल गैस में मिक्सचर ऑफ गैस हो गया, इसमें जो है इंडिविजुअल गैस, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस जो कितना अपना जो है प्रेशर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है, उसी को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर कहेंगे। इसको हम इससे डिनोट करते हैं। PO2 मतलब प्रेशर, पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन, CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन टेबल 7.1 and figure 17.3. The data given below clearly indicate that concentration gradient for oxygen from alveoli to the blood and blood to the tissues. यहाँ पे जो है अच्छी तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो यहाँ पे दिख रहा है, अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसको एनालिसिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से अब कैसे जो है प्रेशर कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड टिश्यूज, जो इसके बारे में ये वाली लाइन अभी समझेंगे पहले पढ़ने से पहले। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जो बाहर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन का बाहर से जो हमारे पास एयर आई एल्वेलाई पे, सबसे पहले एल्वेलाई की बात करेंगे हम। यहाँ पे है 104 mmHg, कितना 104 mmHg का है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा एल्वेलाई में, यहाँ पे क्योंकि हमने इनहेल करी है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 104 mmHg होगा, क्योंकि अभी अभी हमने इनहेल करी ऑक्सीजन, यहाँ पे ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट यहाँ पे अभी कम होगा यहाँ पे। तो ये इसके बाद जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है जाएंगे यहाँ पे। आपने थोड़ा बहुत आपका जो है हार्ट का डायग्राम जो है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आता होगा, नहीं चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी थोड़ा बहुत आपको पता होगा, इतना तो है वो। तो आगे पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे आएगा ब्लड, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम, फिर आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। तो सिस्टमिक आर्टरी है, सिस्टमिक क्यों कहा, क्योंकि जो है हार्ट से होते हुए जा रही है, तो इसलिए हमने सिस्टमिक आर्टरी कहा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, 95 होगा, वहाँ पे कितना था 104, यहाँ पे 95 हो गया हमारा प्रेशर, 95। ऑक्सीजन प्रेशर यहाँ पे जो है ज़्यादा होगा इसमें, और यहाँ पे टिश्यू वाली साइड पे ऑक्सीजन का प्रेशर ऑब्वियसली जो कम होगा। यहाँ पे देखिए 95 से कितना हो गया, यहाँ से जाते वक्त कितना होगा, जो ऑब्वियसली जो 40 होगा, यहाँ से कम हो गया हमारे पास। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम थी और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारे पास जो यहाँ से आ रही थी, इसमें तो ऑक्सीजन ज़्यादा थी, बट यहाँ पे टिश्यू के साइड पर कम थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है कितना प्रेशर होगा, इसलिए हमारे पास 40 mmHg। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर आप देख सकते हैं 40 mmHg। ऊपर कितना का हमारे पास जो है 40 था, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे हमारे पास 40 है यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे आपका जो टिश्यू की साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा होगी, तभी तो हमारी बॉडी को जो है टिश्यूज़ को जो है ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे जो 45 होगा। और यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हुए, तो 45। तो एक और ट्रिक से आप जो इस प्रेशर्स को जो याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, तो कि हर एक जगह आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40 या फिर 45 mmHg ही आप जो है देख सकते हैं। आपको इतना जो है नॉर्मली आप जो नॉलेज के थ्रू आप देख भी सकते हैं कि एल्वेलाई पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर जो है आपका जो है ज़्यादा होगा, जो कम होगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पे टिश्यू की साइड पे ज़्यादा होगा। आप भी सोच भी सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज़्यादा बनी है टिश्यू वाली साइड पे, इसलिए। तो वहाँ पे कितना था हमारे पास 40 था, यहाँ पे भी 40 है, तो यहाँ पे कितना होगा। उसके बाद आने के बाद टिश्यू की साइड से जब जा रहा है, जो निकल के जा रहा है यहाँ पे सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, तो यहाँ पे 45 होगा ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 45 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बनी है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो है इसका होगा, हायर कंसनट्रेशन होगी, और गैसेज हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन मूव करती हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन का फिर 95 था, यहाँ पे डिलीवर हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, कम होगा, 40 होगा हमारे पास। तो इसी तरह से यहाँ पे सिस्टमिक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैरी करती है, तो इस तरह से जो है ये सर्कुलेशन चलती रहेगी, इतना हमारे पास प्रेशर होगा यहाँ पे। तो इसमें आप जो देख सकते हैं, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट भी है, इससे एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन का जो हम रेस्पिरेटरी गैस जो है ऑक्सीजन का देखें तो एटमॉस्फेयर में कितना है 15, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ उसमें, बट एटमॉस्फेयर में कितना है 159। फिर उसके बाद हमने एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन कितना का प्रेशर होगा, एल्वेलाई जो हमने एयर ले ली है, इनटेक कर ली, तो 104 होगा 104। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना होगा 40 होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है कम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि हमने जो ऑक्सीजन की जरूरत है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी 45, देखिए यहाँ पे 40 से 45 ज़्यादा होगी, यहाँ पे 40 से, फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 95 होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादा होगा। तो आप थोड़ा सा लिंक बना के चल सकते हैं कि इसमें जो है कम होगा, क्योंकि टिश्यू वाली साइड है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ना कि जो है ऑक्सीजन कम होती है यहाँ पे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा,
हमारे पास ज़्यादा होता है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, इसलिए यहाँ पे 95 हो जाएगा। टिश्यू वाली साइड पे फिर से हमारे पास 40 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कम ऑक्सीजन होती है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम 0.3 जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया। एल्वियोलाई में कितना होगा, फिर 40 होगा हमारे पास। फिर इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगा जो है CO2 का जो है 45 होगा। फिर इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ब्लड जो CO2 कम होगी, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे जो है 45 है टिश्यूज़ के जो है साइड पे। तो इन वैल्यू को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली वैल्यूज़। तो आगे जो है इनके बारे में देखते हैं। और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कहाँ पे जो है जहाँ कहाँ पे जो है एल्वियोलाई और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे जो है प्रेशर जो दोनों का सेम है, कौन सी जगह पे एल्वियोलाई पे और टिश्यूज़ पे है प्रेशर जो आपका सेम है। यहाँ पे जो प्रेशर सेम है, यहाँ पे आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो है जो आपका CO2 का जो है प्रेशर है 45 और टिश्यूज़ पे भी जो है जो दोनों का सेम प्रेशर है, तो इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे 40 देखिए आप देख सकते हैं, ये भी जो है सेम प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे भी सेम प्रेशर है। तो कुछ कुछ जगह आपका ये दो जगह जो है सेम प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे ये लाइन हमारे पास जो है रह गई थी, ये वाली देख लेते हैं। द डाटा गिवन बिलो ये हमें क्लियरली जो इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कैसे जो है एल्वियोलाई से जो ब्लड तक जो कैसे जो है जा रहा है, हमारे पास जो है ब्लड जा रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कितना प्रेशर है उसमें, और ब्लड से टिश्यूज तक। सिमिलरली इसी तरह अ प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रेजेंटेड फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन में, हमें जो दिखाई दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट जो यहाँ पे इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। पहले हमारे पास जो है कितना था CO2 का जो है एल्वियोलाई में 40 था, फिर उसके बाद वो सिस्टमिक आर्टरीज में जो 40 ही था, फिर उससे जो सिस्टमिक वेन्स में कितना हुआ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो गया, फिर वापस से वहीं पर पहुँच गया। तो इसी तरह से हमारे पास जो प्रेशर होगा प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट फ्रॉम टिश्यूज टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्वियोलाई। इसी तरह से हमने देखा ही अभी सारे जो सीक्वेंस हमने देखे, ब्लड टिश्यू से ब्लड, ये सारी चीज़ें। As solubility of carbon CO2 is 25 times more higher than O2, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो CO2 होती है जो है ज़्यादा सोल्यूबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन 20 to 25 टाइम्स जो है ज़्यादा जो है क्या होती है, सोल्यूबिलिटी जो है ज़्यादा होती है, इसका मतलब घुल ज़्यादा सकती है ये, जो ज़्यादा जो है ब्लड में जो है मिक्स हो सकती है, 20 to 25 ज़्यादा जो है ये होती है सोल्यूबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की। द अमाउंट, इसलिए क्या होगा, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन डेट कंपेयर टू O2। जो आपका जो CO2 के अमाउंट है जो कि डिफ्यूज हुई है आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि डिफ्यूज हो चुकी है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वो 20 से 25 टाइम्स जो है ज़्यादा जो सोल्यूबल है, ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन के, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो जो ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा जो है ऑक्सीजन से जो है ज़्यादा, जो आपका प्रेशर जो है जो है होगा हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर जो है ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो है यहाँ पे डील करेंगे, हम मेजर लेयर्स का जो है से जो है डील करेंगे। 3 मेजर्स लेयर यहाँ पे जो है आती हैं, जो कि एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में हमें देखने को मिलती है इस तरह से। सबसे पहले कौन सी है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। थिन स्क्वैमस जो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई एल्वियोलाई की, है तो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ भी रखी है हमने। एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, जो एंडोथीलियम हो गया एल्वियोलाई का, एल्वियोलर कैपिलरीज का बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 7 में भी जो है पढ़ाया था, देखिए आप डायग्राम में जो है देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलर वॉल, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है एल्वियोलाई की, ये वाली वॉल हमने पढ़ रखा है। ये भी इनके बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये एंडोथीलियम हो गई किसकी, ब्लड कैपिलरी की, एंडोथीलियम जो है ये हो गई इनके बीच। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया एल्वियोलाई का, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में होती है, और यहाँ पे एंडोथीलियम हो गई ब्लड कैपिलरी की। तो यहाँ पे जो है इसको इन 3 लेयर्स को जो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इनके ये जो है लेयर्स हैं। कंपोज ऑफ अ थिन, ये ले लेते हैं, कंपोज ऑफ अ थिन composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer of endothelial cells और capillaries। जो सपोर्ट का जो है काम कर रही है एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो है बनी हुई है, जो सपोर्ट का काम कर रही है स्क्वैमस एपिथेलियम में भी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है सिंगल लेयर की जो है बनी होती है।
in between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. तो ये जो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है लाइन, कि हमारी टोटल थिकनेस क्या होगी, एक जो है 1 मिलीलीटर से भी जो कम होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी थिकनेस है वो भी जो है फैक्टर जो है ये भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो ये जो जितनी ज़्यादा जो है कम थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन हमारे पास हो पाएगी, अच्छी तरह से हो पाएगी। अगर ज़्यादा मोटी लेयर होगी तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा ज़्यादा मोटी लेयर के थ्रू। इसलिए यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूजन जो है काफ़ी जो हम 1 मिलीमीटर से भी जो है कम होती है, इसलिए यहाँ पे तो इसकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूजन अच्छी तरह से हो जाता है प्रॉपरली। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to the tissues and that to the carbon dioxide from tissues to alveoli। इसलिए जो हर एक फैक्टर है बॉडी में वो फेवरेबल हमारी डिफ्यूजन के लिए। कहाँ से कहाँ तक? ऑक्सीजन से एल्वेलाई तक, ऑक्सीजन एल्वेलाई से टिश्यूज तक जो फेवरेबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वेलाई तक। इसके थ्रू जो हमारा डिफ्यूजन जो है इसकी वजह से जो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। डिफ्यूजन इसकी वजह से ही होता है क्योंकि थिकनेस जो है काफ़ी जो है कम होती है थिकनेस, इसलिए हमारे पास डिफ्यूजन जो अच्छी तरह से हो जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो है जो हमने प्रेशर, अभी हमने क्या पढ़ा, पार्शियल प्रेशर पढ़ा, फिर उसके बाद ये अलग अलग जो हमने ये जो है इनके जो फैक्टर है अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस के बारे में। और ये जो प्रेशर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा किस तरह से मैंने आपको बताया कि कहाँ पे कैसा प्रेशर होगा। और एक जो पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है हर एक जगह उसका 40 और 45 ही है। तो जो भी प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो तो आप इजीली याद हो जाएगा 40 या फिर 45 ही। और ये भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ एल्वेलाई पे साइड पे जो 40 होगा ज़्यादा, जो आपका कम पार्शियल प्रेशर होगा एल्वेलाई पे, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है इसलिए। और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा टिश्यू वाली पे, जो हायर कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसलिए 40 से 45 पे आएगा। इस तरह से ऑक्सीजन भी 159 होती है एटमॉस्फेयर में, फिर 104 होती है, फिर 95। लेकिन टिश्यू वाली साइड पे जो आपकी कम होगी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है नहीं बनी हमारे, ऑक्सीजन के यहाँ पे जो है ज़रूरत है हमें। उसके बाद वापस से जो है ब्लड हमारा चला जाएगा। तो इसके बारे में, हार्ट के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, और अच्छी तरह से डिटेल में आगे जो है किस तरह से जो है हमारा ब्लड कहाँ से आता है, कौन कौन से कैसे फंक्शन करता है, तो आगे चैप्टर नंबर जो 18 में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो है हमने ये जो है लेयर्स पढ़ी, सिंग जो है एल्वेलाई की है तो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में। एल्वेलाई की जो है स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, 1 सेल थिक होती है इसमें। और इसमें जो है 2 सेल, ये जो है 2 सेलुलर लेयर्स हो गई। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सेलुलर लेयर्स कितनी होंगी, सेलुलर लेयर्स, तो वो क्या होंगी, सिर्फ 2 ही होंगी। आप यहाँ कहेंगे 2 क्यों, 3 होंगी। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, एक ये होगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन एक ये होगी। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई भी जो है सेलुलर जो है डिफ्यूजन जो है सेलुलर लेयर नहीं है कोई भी, ये डिफ्यूजन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम नहीं मानते सेलुलर लेयर। इसलिए हम दो क्या होंगी, सिर्फ सेलुलर लेयर होंगी, एक एंडोथेलियम ब्लड कैपिलरी, स्क्वैमस एपिथेलियम होंगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 20 से 25 टाइम्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सोल्यूबल है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है पढ़ेंगे। फिर जो है रेगुलेशन, हमारे पास जो है डिसऑर्डर्स होंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आप जो है वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।